नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने सरकार फंसा दिया और बहुत बुरी तरह से मोदी ने सरकार फंसाया है। 200 प्लस सांसदों की आज हुई बैठक। इंडिया गठबंधन ने यह बैठक की। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, किसी ने सपने में सोचा नहीं था कि देश की राजनीति इस दिशा में करवट लेगी। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी राजनीति इतनी जल्द समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यह बात कहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर अपने एक अभिभाषण में यह कहा था विपक्ष को कि 50 सालों तक हम सत्ता में रहेंगे। तो उस वक्त एक ऐसा मुद्दा उठा था कि आखिर अमित शाह नेता हैं या भविष्यवक्ता हैं। एक देश का गृह मंत्री यह कैसे कह सकता है कि 50 सालों तक उसका सत्ता रहेगा केंद्र के अंदर? सबसे पहला सवाल यह। इसके पीछे जो साजिश थी वह बहुत अभूतपूर्व थी। लेकिन इन चीजों को अब दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि गुजरात मॉडल की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वह गुजरात मॉडल क्या था? वह गुजरात मॉडल वोटों की धांधली और बहुत संयोजित तरीके से वह चीज चल रहा था। आज गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू हो गया है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि गुजरात मॉडल मैं लागू करूंगा, तो आज पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू है। यह एसआईआर जो चल रहा है इसलिए चल रहा है कि गुजरात मॉडल का पर्दाफाश हो गया, और जब गुजरात मॉडल का पर्दाफाश हुआ तो फिर यह सरकार दंग रह गई। क्योंकि जिस तरह से ईवीएम के अंदर खेल हो रहा था, ईवीएम के अंदर जिस तरह से धांधलेबाजी हो रही थी, जिस तरह से आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि काउंटिंग के वक्त बहुत से ईवीएम ऐसे मिले हरियाणा के अंदर या बाकी जगहों पर भी, बहुत सारे तर्क हैं उसके और सबूत भी हैं कि जब वोटिंग होता है, शुरू होने से पहले मतदान के दिन ईवीएम नंबर, वीवीपैट मशीन नंबर, यह सारे चीज दर्ज होते हैं। कितना परसेंट बैटरी है। जब मतदान समाप्त होता है और सील किया जाता है ईवीएम मशीन को, उस वक्त फार्म 17C और फार्म 17A, यह दो फार्म होते हैं। फार्म 17C पोलिंग बूथ एजेंट को दिया जाता है और फार्म 17A पोलिंग बूथ एजेंट को दिया जाता है। तो पोलिंग बूथ एजेंट जो होता है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, वह जाकर के डीएम या एसडीएम को देता है या चुनाव अधिकारी को देता है। उस वक्त जो सूची होती है, आप दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि किसी गांव में अगर 1000 मतदाता हैं और एक ईवीएम में 1200 वोट पड़ते हैं, 1000 मतदाता अगर पोलिंग बूथ पर आते हैं वोट डालने के लिए, तो कितने सीनियर सिटीजनशिप आए, कितने फीमेल आए, कितने मेल आए, कितने युवा 18 to 25 के आए, वह सारे दर्ज हो जाते हैं। यह दर्ज हो जाता है कि कितना परसेंट महिला, कितना परसेंट सीनियर सिटीजनशिप और कितना परसेंट युवाओं ने वोट डाला है। टोटल क्या 1000 वोट उस गांव का पड़ गया या वोट कम पड़े हैं, तो 700 अगर पड़े हैं या 800 पड़े हैं या 1000 पड़े हैं, तो वह फार्म 17C और फार्म 17A में दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद वह प्रत्याशी के पास जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने वह फार्म 17C पोलिंग बूथ एजेंट को देना बंद कर दिया, या तो डरा धमका करके पहले सिग्नेचर करा लिया। यह धांधलियां चलती रही तो यह खेल पकड़ा गया। और उसमें ईवीएम मशीन की बैटरी कितने परसेंट है, क्या जब वोटिंग पड़ा तो 100% चार्ज बैटरी था तो वह 70% खत्म हुआ है, 60% हुआ है या 80% हुआ है? जब वह मशीन सील टूटेगा तो वह बैटरी उतने ही परसेंट या
1-2% ज्यादा खपत उसकी दिखाई देगी। लेकिन अगर वह बैटरी 70% फार्म 17C में दर्ज है और वहां पर 90% मिलता है, तो इसका मतलब ईवीएम मशीन चेंज हो गया है। यही चीज हरियाणा के अंदर देखने को मिली। हरियाणा के अंदर राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ शब्दों में और सबूतों के साथ यह पेश किया कि 25,44,000 फर्जी वोट पड़े थे वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हार जीत का जो अंतर था, वह हार जीत का अंतर मात्र 1,22,000 मतों का था। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ने जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरह से उसमें एक मॉडल का तस्वीर आया वोटर कार्ड के अंदर, तकरीबन कई जगहों पर अनगिनत थे वह, ऐसे बहुत सारे कार्य हुए थे। जब यह कार्य हुआ तो हार जीत का अंतर 1,22,000 था। अगर 1,22,000 था तो यानी कि 25,44,000 राहुल गांधी के कहे अनुसार आरोप लगाए गए थे। उस वक्त चुनाव आयोग नहीं मानता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग खुद यह एक्सेप्ट करता है कि 29 लाख फर्जी वोट हरियाणा में पड़े। इसका मतलब हरियाणा की सरकार असंवैधानिक है और यह सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक उचाना, हरियाणा के उचाना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच मात्र हार जीत का अंतर 32 वोटों का था। लेकिन वहां पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 32 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत तो गया, या रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वह यह हुआ, जो बैलेट पेपर है, आप देखिए जिस तरह से 150 वहां पर पोस्टल बैलेट पेपर रद्द कर दिए गए, कांग्रेस के नाम निकल रहे थे तो उसे रद्द कर दिया गया। 250 बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर काउंटिंग नहीं किया गया। तो अब हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि काउंटिंग हाईकोर्ट के अंदर फिर दोबारा होगा। अब सोचिए कि 150 कैंसिल किया गया, 250 का काउंटिंग नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 32 वोटों से जीत हासिल हो गई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। अब ऐसा क्यों हुआ? इसी का एक उदाहरण आप दर्शकों को देना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ था। इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर के मेयर बन रहा था और भारतीय जनता पार्टी के पास 17 वोटों की कमी थी। ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल बस ने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त सीजीआई भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जजमेंट दिया और उस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उन्होंने फिर से काउंटिंग का आदेश दिया और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल बस के ऊपर कार्रवाइयां हुई। ऐसे में इंडिया गठबंधन का मेयर चंडीगढ़ में फिर बना। अब इसी तथ्य पर जब चोरी पकड़ ली गई तो भारतीय जनता पार्टी ने यह देखा कि चोरी पकड़ी गई है, तो अब SIR का मुद्दा उठा और SIR का प्रयोग बिहार में हुआ। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 55 लाख डुप्लीकेट वोटर बिहार में तैयार किए गए। यह गुजरात मॉडल पेश किया गया। गुजरात मॉडल जब फेल हुआ तो SIR के जरिए चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति हुई है, ज्ञानेश कुमार पहले PWD के ऑफिसर थे, गृह मंत्री अमित शाह के सचिवालय में थे, करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं उनके ऊपर। एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी उनके ऊपर आरोप लगाते हुए कि वह घूस मांग रहे हैं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति जो है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में एक जजमेंट देकर के एक कमेटी गठित की थी जिससे चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के CGI होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और देश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को वह मंजूर नहीं था, तो सरकार ने एक विधेयक लाया। विधेयक लाने के बाद में इस सरकार ने ऐसा कानून बनाया और 146 सांसदों को निलंबित करके पार्लियामेंट से पहली बार इतिहास में आजादी के बाद 146 सांसदों को निलंबित किया गया। और निलंबित करने के बाद जिस तरह से कानून पास किया गया दुर्भाग्यपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री ने कानून यह बनाया कि प्रधानमंत्री होंगे,
देश के कानून मंत्री या गृह मंत्री होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, यानी कि दो एक से जीत, यानी कि जिसे प्रधानमंत्री चाहेंगे वही होगा। लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के सीजेआई ने यह कहा था कि अगर प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया कोई भी अफसर होगा तो वह प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जा सकता। हम लोगों को याद आता है टीएन सेशन के वक्त भी टीएन सेशन यह कहा करते थे कि ऐसे नेताओं को तो प्लेट में रख करके मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, यह सारी चीजें कहते थे, क्योंकि उस वक्त एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता था। लेकिन आज जिस राज्य में भी चुनाव होगा वहां ईडी पहले पहुंच जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस ढूंढने लगती है, सीबीआई पहुंच जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाता है, उससे भी नहीं हुआ तो चुनाव आयोग पहुंच जाता है। तो यह एक तरफा चीजें हो गई। तो यह गुजरात मॉडल नहीं, गुजरात मॉडल पकड़े जाने के बाद यह धांधलियां हुई। तो बिहार में इस मॉडल के एसआईआर मॉडल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह सुनवाई शुरू हो गई है और प्यारेलाल गर्ग ने 27 पन्नों की रिपोर्ट बनाई है, जिसमें 102 विधानसभा की सीटें बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन से एनडीए ने चुरा लिया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, चुरा लिया है। अब यह चुराया क्या है, यानी कि सीटों में हारी हुई सीट को छीन लिया है, यानी कि अधिकारियों के मदद से, चुनाव आयोग के मदद से। आप दर्शकों को याद होगा, मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में उस वक्त बिहार चुनाव के वक्त यह कहा था कि जिस तरह से गुजरात से आईएएस अफसर भेजे गए बिहार में, खेल तो होगा, और हुआ। कितना? 102 सीटों। अब भारत एनडीए गठबंधन से 102 सीटों को आप बाहर निकाल दीजिए। 102 सीटों को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, फिर महागठबंधन की सरकार बन जाती है। अब बिहार में यह जीत मिलने के बाद अब यह सरकार 12 राज्यों में करा रही है, चुनाव आयोग कर रहा है। एक आरटीआई फाइल करने के बाद में एसआईआर का कोई सबूत नहीं मिलता है कि कब बैठक हुई, क्या बैठक में फैसला हुआ, कौन बैठक में था, इसका कुछ नहीं। यह एक व्हाट्सएप के जरिए आदेश आया, कौन है वह व्यक्ति आदेश देने वाला? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है या गृह मंत्री अमित शाह है? लेकिन कहा जाता है कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह अमित शाह के खासम खास है, पहली चीज। अब यही चीज पश्चिम बंगाल में हो रही है, तो ममता बनर्जी के लिए दिक्कत हो गया। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में आकर के बहस भी की और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है। तो 72 लाख वोटर के नाम पश्चिम बंगाल में काट दिए गए हैं और डुप्लीकेट वोटर पैदा किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 10% वोटों की जरूरत है। 10% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल गए तो ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगे। 3 बार की सीएम रही ममता बनर्जी पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई के सामने दलीलें रखी हैं एक अधिवक्ता के रूप में। यह भी एक इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात का और संज्ञान लेकर के चुनाव आयोग को नोटिस दिया। उस नोटिस पर क्या रिजल्ट आएगा यह हर कोई जानता है कि लिपापोती सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। अभी तक बिहार का चुनाव होकर के सरकार बन गई लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब बिहार का सरकार बर्खास्त हो सकती है, उस पर बहस शुरू होने जा रही है। केस एक्सेप्टेड हो गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब ममता बनर्जी को यह डर है। यह चीजें जो चुनाव आयोग कर रहा है, बड़ी ध्यान से आप दर्शक इस बात को समझिएगा कि यह जो चीजें की जा रही हैं, यह जो सरकार करा रही है और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता है, इसमें 2 चीजें हैं। हमारे देश की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने असम के अंदर सीएए एनआरसी किया था। तो सीएए एनआरसी घुसपैठियों के नाम पे किया गया था, जबकि इस सरकार का इतिहास है कि घुसपैठिए इसको मिले नहीं आज तक और यह गृह मंत्रालय का काम होता है। तो सीएए एनआरसी का विरोध हुआ और आगजनी भी हुई, जिससे सरकार को यह फैसले वापस लेने पड़े और उसमें ज्यादातर हिंदू आ गए। तो अब सीएए एनआरसी न करके चुनाव आयोग के जरिए नागरिकता साबित करने की बात करता है। मैंने कल के कार्यक्रम में आप दर्शकों से कहा था कि इस देश की किसी भी सरकार ने आजादी के बाद 1947 के बाद आज तक इस देश के किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया भारत के अंदर। और 2000 तक बच्चे जो पैदा होते थे वो घरों में दाई द्वारा पैदा हुआ करते थे, हॉस्पिटल में नहीं होते थे, बहुत कम लोगों के होते थे जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा। अब यह सरकार बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगी, आपका मांगेगी, आपके माताजी की मांगेगी, आपके पिता की मांगेगी, दादा का मांगे, कहां से कोई लेकर के आएगा? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या उनकी डिग्री है?
डिग्री क्यों नहीं दिखाते हमारे देश के प्रधानमंत्री? ममता बनर्जी ने तो सुप्रीम कोर्ट में डिग्री दिखाया कि हाँ एलएलबी उन्होंने किया है, बहस भी किया, रिजल्ट भी आया, सरकार के मुंह पर तमाचा भी लगा, चुनाव आयोग को भी। लेकिन कहते हैं कि शर्म तो उसे आती है जब किसी की इज्जत हो, इज्जत ही ना हो तो कि उसकी बेइज्जती कोई क्या करेगा। अब दूसरे मुख्य पॉइंट्स में हम आए कि अब इन सब चीजों के बाद में जेफरी एप्स्टीन फाइल अमेरिका का आ गया, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्रियों का नाम आ रहा है, बिजनेसमैन का नाम आ रहा है। ठीक है, इसमें आया हुआ है, मेल आया हुआ है, और यह हम जानते हैं और हम लोगों ने देखा है, खबरें चलाई है कि प्रधानमंत्री इजराइल जाकर के नाच गाना कर रहे थे, ढोल बजा रहे थे। अब वह ढोल फूट गया। अब जेफरी एस्टिन एक चरित्रहीन व्यक्ति था, उसके साथ आपकी दोस्ती क्यों? क्या अमेरिका के अंदर भारत का दूतावास नहीं है? अगर दूतावास है तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में बात करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किसी दलाल की जरूरत पड़ेगी? तो हमारे देश का प्रधानमंत्री दलाल क्यों के जरिए क्यों जा रहा है? इसका मतलब यह है, आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर वीजा का बैंड था जब तक गुजरात में थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह इनके ऊपर से हटा है, और जब तक प्रधानमंत्री है तब तक ही इन्हें वीजा मिल रहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटेंगे वीजा नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हें दलालों की जरूरत पड़ी। अब यह चीज है कि चरित्र की जब बात आती है और सरकार फंस गई है, इस पर जवाब नहीं दे पा रही है, अफरा तफरी का माहौल है, बैठकों का दौर है, बेचैनी प्रधानमंत्री के चेहरे पे साफ झलक रही है। सरकार जाने का डर सता रहा है इस सरकार को, क्योंकि अब इसके दिन भर आए हैं, क्योंकि जो पाप का घड़ा है वह फूटने वाला है अब, और ऊपर से बह रहा है वह, क्योंकि हदें सरकार ने पार कर दी है। अब जेफरी एप्स्टीन फाइल अभी पूरी तरह से आई भी नहीं है, उसमें 2 लाख तस्वीरें और 2000 वीडियो और कुछ चैट आए हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का नाम होना यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर तक जा सकता है। लेकिन इजराइल की तरह अगर इधर ध्यान न दे, इजराइल में नाच गाने का ध्यान दे, उसका जिक्र उसमें लिखा हुआ है मेल के अंदर, इसलिए शक जाता है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट कि जेफरी एस्टीन फाइल में आने के बाद जो अमेरिका से डील हमारे देश की रुकी हुई थी, अचानक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वह डील क्यों फाइनल कर लिया? इसके 2 कारण कांग्रेस बता रही है। मैं कांग्रेस के बयानों के अनुसार आप दर्शकों को उस आधार पर बोल देता हूं एंथोटिक करके। अब कांग्रेस कह रही है कि जेफरी एप्स्टीन में फाइल आना, नाम आना प्रधानमंत्री का, और दूसरा चीज जो गौतम अडानी अमेरिका में फंसे हुए हैं, 420 का केस चल रहा है और क्रिमिनल केस चल रहा है। क्रिमिनल केस में 20 साल की सजा है और 420 में भी सजा है। तो ऐसे में उनको बचाने के लिए और जेफरी एप्स्टीन फाइल को छिपाने के लिए यह डील की गई है। लेकिन यह डील जो मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि हमारे देश का बजट जो है साल का, वह बजट 53,30,000 करोड़ रुपए का बजट है, और हमारे देश की सरकार ने 45,30,000 करोड़ रुपए का डील कर लिया अमेरिका से कि उसके सामान ले आएंगे। अब भारत के किसान इससे चरमरा जाएंगे, एमएसएमई उद्योग वह चरमरा जाएंगे, लोगों के रोजगार जाने लगेंगे। अब जब अमेरिका अपने फूड्स को उतारेगा, किसान के वहां बड़े बड़े किसान है, सरकार का सुविधा भी उसे मिलता है, तो अब ऐसे में जब सब कुछ आएगा तो फिर हमारे देश के किसान नो की आत्महत्या करने का सिलसिला और बढ़ जाएगा। 13 महीने पिछले दिनों किसान किए थे आंदोलन दिल्ली के अन्य बॉर्डरों पर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर के ऊपर। उस वक्त 750 किसान शहीद हुए थे, तो 3 कृषि कानून वापस लाया गया था। अब तो उनकी जमीन भी खत्म हो जाएगी, खाना पीना भी उनका बंद हो जाएगा। तो अब 10 तारीख को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। पहली चीज, किसान नाराज, इस पर फंस गए हैं। दूसरी चीज, जो जनरल नरवणे की किताब में चाइना और भारत के बॉर्डर लद्दाख के साइड में जो जिक्र हो गया, और जिस पुस्तक की बात हुई और राहुल गांधी लेकर के आ गए, इसमें सरकार फंस गई। अब जब फंस गई है और ओम बिरला ने कह दिया कि कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना चाहते थे, तो यह सारी चीजें इतनी उलझ गई है कि यह सरकार इस तरह बुरी तरह, इतनी बुरी तरह से फंस गई है कि सरकार को अब बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे अहम चीजें जो हुई, जो मैंने आप दर्शकों को कहा कि मोदी ने सरकार को फंसा दिया, मोदी के विदाई की हो रही है तैयारी बड़ी,
बड़ी तैयारी की जा रही है और इंडिया गठबंधन ने जो बैठक 200 प्लस सांसदों का किया है, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में लाए थे। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, जबकि यह देश नीतीश कुमार को गाली देता है और नायडू को भी गाली देता है, क्योंकि इस देश का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह नीतीश और नायडू, वह दोषी हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में जब परिस्थितियां बदल गई हैं और ममता बनर्जी अब बात कर रही है नीतीश कुमार से, लाजमी है कि राहुल गांधी की बात चंद्रबाबू नायडू से चल रही है और एकनाथ शिंदे की बात चल रही है उद्धव ठाकरे से, क्योंकि एकनाथ शिंदे को बीएमसी, महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर मेयर बनाने के लिए उन्हें चाहिए पार्षदों का समर्थन। उनके पास सिर्फ 29 है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे का मेयर बनाना नहीं चाहती। 247 में 114 का, 227 सीटों पर 114 का बहुमत का आंकड़ा महाराष्ट्र बीएमसी का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास 87 है और एकनाथ शिंदे के पास 29 है। अब इंडिया गठबंधन अगर एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करता है तो एकनाथ शिंदे का मेयर बन जाएगा, भारतीय जनता पार्टी फिर एकनाथ शिंदे को निकाल करके फेंक देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर एकनाथ शिंदे को बाहर फेंकती है तो दिल्ली में मोदी तलवार की नोक पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद है। लेकिन अब तो महाराष्ट्र सरकार भी फंस गई, क्योंकि अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को जो डिप्टी सीएम 48 घंटे के अंदर बना दिया गया, तो सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे तो जाकर के शरद पवार से मुलाकात किए हैं। अब फिर दोनों परिवार एक होने की कवायद कर रहे हैं और यह देखा जा रहा है, क्योंकि इसके कारण है सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद के शपथ लेते ही 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लग गए मनी लॉन्ड्रिंग में, ईडी का। यानी कि जिस तरह से अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में आरोपी बनाया जा रहा था, बार बार डराया धमकाया जा रहा था, अब सुनेत्रा पवार को वह डर 25,000 करोड़ का दिखाया जाएगा और इनको जेल में डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोनों परिवार अगर एक हो गए और एकनाथ शिंदे इंडिया गठबंधन की मदद से महाराष्ट्र बीएमसी में अपना मेयर बना लेते हैं, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र की सरकार गिरते ही 8 सांसद नरेंद्र मोदी से कम हो जाएंगे, क्योंकि अजीत पवार के 1 सांसद और एकनाथ शिंदे के 7 सांसद या 8 सांसद समर्थन वापस ले लेंगे, तो मोदी सरकार 293 पर है। 293 में 8 अगर गया तो 285 पर आकर के अटक जाएगी। ऐसे में 285 पे आने के बाद चंद्रबाबू नायडू से राहुल गांधी की काफी दिनों से बात हो रही थी। अब कहा जा रहा है कि यह निर्णय अब बहुत जल्द होने वाला है, फैसला है इसका। मैं नहीं जानता कि फैसला कब होगा या नहीं होगा, लेकिन समीकरण इस तरफ इशारा कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू की जो रवैये है इस वक्त, वह इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। इसका भाव और इसकी बौखलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर साफ झलक रही है, इस बात से भी हम इनकार नहीं सकते। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से फंसे हुए हैं, एक इतिहास बनाना चाहते थे लेकिन खुद इतिहास बन गए। अब इतिहास में पहला प्रधानमंत्री कोई है, अगर आप गूगल में सर्च कीजिए तो सबसे झूठा कौन, तो आपको नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। अगर आप सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी होंगे। क्योंकि अब देखिए, अगर जनरल नरवणे के किताब में यह कहा जा रहा है कि जनरल नरवणे जो है उन्होंने 8:15 पे रक्षा मंत्री को फोन किया था कि अमेरिका से जो आ रहे हैं, अमेरिका से जो माफ कीजिएगा, चाइना से जो टैंक हमारे बॉर्डर की सीमा में बढ़ रहे थे, चाइना के 4 टैंक बढ़ रहे थे। राहुल गांधी यही बात तो कहे, उस किताब में यही चीज तो लिखा हुआ है। राहुल गांधी ने किताब पढ़ के भी अब तो दिखा दिया, अब तो देश जो नहीं जानता था वह भी जान गया। तो 4 टैंक बढ़ रहे हैं, चाइना हमारे बॉर्डर की सीमा के अंदर आ गया, 500 मीटर की दूरी पर है, और रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री को इतना वक्त लग रहा है, 2.5 घंटे का वक्त लग रहा है। 10:30 बजे रक्षा मंत्री जनरल नरवणे को फोन करके कहते हैं कि जो अच्छा समझो करो। अरे क्या अच्छा समझो करो, आपने डिसीजन क्या लिया, हमला करना है या नहीं करना है, और उसमें हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। और जनरल नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे हाथ में गर्म आलू थमा दिया गया और चाइना की फोर्स हमारे सामने खड़ी है, लेकिन सरकार ने आदेश नहीं दिए। यानी कि देशभक्ति की जो बात भारतीय जनता पार्टी की थी वह
चरित्र सामने आ गया कि देशभक्ति भी एक ढोंग है इस पार्टी का, और कुछ नहीं है। लेकिन शंकराचार्य को लेकर के जिस तरह से पिछले दिनों मामला उठा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग लिया, देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्टिफिकेट मांगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे या योगी आदित्यनाथ या दे सर्टिफिकेट की गोरखनाथ पीठ का उनको महंत, वह महंत है, इसका सर्टिफिकेट है क्या? हम सब जानते हैं कि बाबा महंत अमरनाथ ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया था, उस वक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय में थे, उत्तराखंड से आते हैं योगी आदित्यनाथ, तो महंत उनको, शंकराचार्य भी वहां गए हुए थे, जिस शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वही शंकराचार्य के बारे में कितनी कहानियां लिखा करते थे योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ पीठ से आज भी ट्वीट हुआ मौजूद है, जो ट्वीट अब एक्स बन चुका है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भी कुर्सी से हटाने का एक गुजरात लॉबी को मौका मिल गया, लेकिन वह बातें अलग है वह। लेकिन ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मोदी की अब विदाई होगी, अब आते हैं मुख्य अंशों पर। 4 अहम सवाल इसमें उठ खड़े हुए जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी कर रही है नीतीश से बातचीत, बिहार में खेल संभव है? पिछले दिनों जिस तरह से नीतीश कुमार मिशन 122 और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को लेकर के काम कर रहे थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो एक तरह से बन गए हैं, सिर्फ अभी तक उन विधायकों को जेडीयू की सत्ता नहीं दिलाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि असुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक या 6 विधायक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। लेकिन पिछले दिनों आईपी गुप्ता भी ताती तत्वा पान समाज के आईपी गुप्ता भी गए हुए थे नीतीश से मिलने, लेकिन आईपी गुप्ता महागठबंधन के साथ थे, वह आएंगे नहीं, जेडीयू की पार्टी में विलय नहीं करेंगे अपना। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर असुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी का 1 विधायक, 6 विधायक अगर शामिल हो जाते हैं जेडीयू के अंदर, तो नीतीश कुमार की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। 85 सीटें हैं, 91 पर हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के पास 89 है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से 2 सीटें उनकी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन के नाम से बिहार में जाना जाता है, उसके पास 41 है। ऐसे में 130 सीटों से तकरीबन सरकार अच्छी खासी चलेगी। 122 बिहार में बहुमत का आंकड़ा है। ऐसे में 122 बहुमत के आंकड़े पर अगर नीतीश कुमार बिहार में एक कंफर्टेबल सरकार चला सकते हैं, क्योंकि हमेशा वह चाहते हैं कि उनका सहयोगी दल उनसे मजबूत ना हो और भारतीय जनता पार्टी उनसे मजबूत है, ऐसे में वह कंफर्टेबल नहीं है। बजट से बहुत कुछ उम्मीदें थी नीतीश कुमार को, लेकिन वह नहीं मिली। लेकिन फिर भी एक इंडस्ट्रियल हब बनाने का, एमएसएमई जिसको लघु उद्योग कंपनी कहते हैं, जिस कंपनी की लागत 5 से 8 करोड़ के आसपास होगी, इसके लिए 14 एकड़ की, 12.5 से 14 एकड़ की जमीन में एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। हालांकि इस मिशन में वक्त लगेगा, लेकिन 20 सालों में नीतीश कुमार ने नहीं कहा। लेकिन नीतीश कुमार का यह आखिरी राजनीतिक कार्यकाल है, 25 से 30। ऐसे में नीतीश कुमार का एक अच्छा कदम है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उस नीतीश कुमार नाराज है क्योंकि उनकी पार्टी को बार बार तोड़ने की कोशिश भी की गई है। ऐसे में नीतीश कुमार से ममता बनर्जी अगर बातचीत कर रही हैं और समर्थन मांग रही है, क्योंकि जब तक मोदी की सरकार नहीं जाएगी चुनाव आयोग किसी की सुनने वाला नहीं है, और ज्ञानेश कुमार जैसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन करके बैठा रहेगा तो देश में फिर किसी की सरकार आ नहीं सकती। ऐसे में लोकतंत्र संकट में है, इस बात से नहीं इनकार कर सकते, क्योंकि यह नया भारत जो है यह लोकतंत्र के बगैर का भारत है, यह संविधान के बगैर का भारत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने जो इस देश के गरीब, वंचित, दलित, अति पिछड़ा, एससी, एसटी, आदिवासी या सवर्ण या ओबीसी, किस ठाकुर, ब्राह्मण, सबको जो एक हक दिया है, वह हक ऐसा दिया है कि हर कोई आवाज उठा सकता है, अपने सवाल पूछ सकता है, और उसे एक अधिकार दिया है वोट डालने का। 5 सालों के बाद जनता का नंबर आता है वोट डाल करके अपने नेता को चुनने का। उसी वोट पर डाका डाला जा रहा है सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग की मिली भगत से। अब कहा जा रहा है कि गांधी जी के 3 बंदर बैठ गए हैं वहां पर।
अलग अलग तरह से इसके बातें कही जा रही हैं। तो अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार को बिहार गवर्नमेंट को लेकर के भी प्यारेलाल गर्ग ने 27 पन्नों की रिपोर्ट के साथ में पिटीशन डाला है वहां पर, और प्रशांत किशोर भी पहुंच गए वहां पर। तो अब वहां सुनवाई शुरू हो गई। अगर फैसला अगर सही आ गया, सीजीआई ने थोड़ी हिम्मत दिखा दी तो बिहार सरकार बर्खास्त भी हो सकती है, तो हरियाणा सरकार भी बर्खास्त होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी संकट है। ऐसे में नीतीश कुमार ममता बनर्जी की बात को नहीं काटेंगे। कहा जाता है ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत मधुर हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार के कहने पर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में आ गई थी। अब नीतीश का जो भी फैसला होगा वह बताएंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आएंगे साथ महाराष्ट्र बीएमसी में, यह बात कही जा रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को अगर अपना मेयर बनाना है तो इंडिया गठबंधन के इजाजत के बगैर और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट के बगैर तो नहीं बन सकती। यह बात सच है, क्योंकि 114 का बहुमत का आंकड़ा एकनाथ शिंदे कभी जुटा भी नहीं पाएंगे उद्धव ठाकरे के बगैर। तो कहा यह जा रहा है कि अब वह शिवसेना एक हो सकती है, क्योंकि तोड़ने का जो इनको एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी बार बार टकराव या बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इन्हें तोड़ने की हमेशा कोशिश कर रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी में, फिर आपके लिए सोचते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा सीएम के लिए दावेदारी ठोकी, सीएम का पद नहीं मिला, डिप्टी सीएम मिला, लेकिन इनको कोई ऐसा भार नहीं मिला है। इन्हीं के मंत्रालय का जांच भारतीय जनता पार्टी हमेशा कराते रहती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का टकराव बढ़ रहा है, और एकनाथ शिंदे के पार्षद किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहते महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर। जब नहीं देना चाहते तो ऐसे में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से बात करके कांग्रेस का समर्थन मांगा है, और कांग्रेस कहा जा रहा है कि पहले भी और अब भी कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर न बन करके शिवसेना का मेयर बनता है तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के 24 पार्षद महाराष्ट्र बीएमसी में हैं। ऐसे में कांग्रेस सहमति देती हुई नजर आ रही है, और एकनाथ शिंदे का मेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे को अगर सपोर्ट देंगे जब उद्धव ठाकरे, और वह इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से मेयर बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें तोड़ने की फिर कोशिश करेगी, या तो इन्हें सत्ता से निकालने की कोशिश करेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और बुरी तरह फंस रही है, क्योंकि 7 सांसद है। सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे शरद पवार से मिलने गए। अगर शरद पवार दोनों परिवार एक हो गए और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक हो गई, फिर एक अगर शिवसेना और एनसीपी हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसक जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर तोड़ा था इन दोनों पार्टियों को, कि ताकि यह जब बटे रहेंगे तो उसमें इसी मौके की तलाश में भाजपा रहती है, तब उसे वोट मिलेंगे, और मिले भी, लेकिन उतने नहीं मिले जितना वोट चोरी से मिले। तो 1 करोड़ वोटों की हेराफेरी महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन वह बातें बाद में। लेकिन एकनाथ शिंदे और अगर जाते हैं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, मान लो कि नहीं गए, एनसीपी दोनों एक नहीं हुई, शिवसेना एक हो गई, ऐसे में मोदी सरकार के लिए बहुत संकट आएगा, क्योंकि 7 सांसद जाने मतलब है कि नरेंद्र मोदी 286 पर आकर के खड़े हो जाएंगे। ऐसे में सरकार सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही अगर समर्थन वापस ले तो सरकार गिर जाएगी, और ममता बनर्जी नीतीश कुमार से बात कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा पर आक्रामक, सरकार फंस गई जाल में। अब यह बात कही, जिस तरह से स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जिस तरह से बहस होनी थी और उस भाषण पर चर्चा होना था, तो लाजमी है कि विपक्ष बोलेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन जब तक सवाल खड़ा नहीं करेगा, प्रधानमंत्री भाषण कैसे देगा, जवाब कैसे देगा? तो लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने से रोका गया। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को भाषण देने से रोका गया तो क्यों रोका गया? यानी कि जनरल नरवणे की किताब का जिक्र नहीं करना था उस किताब में जो लिखा है, और वह सच्चाई है। आप दर्शकों को याद होगा, एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में एक हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना ने हमारी छीन रखी है, कब्जा कर रखी है। लद्दाख को लेकर के सोनम वांगचुक जिस तरह से इन्हीं चीजों को लेकर के आवाज उठाते थे, तो आज जोधपुर जेल में देशद्रोह के मुकदमे में वह बंद है। हालांकि उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। जब चाइना के मुद्दे को उठाया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि न कोई आया है न कोई आएगा। तो जनरल नरवणे की किताब यह कह रही है,
उसमें लिखा हुआ है, एक पूर्व सेनाध्यक्ष एक लिखा है अपनी किताब में कि चाइना के 4 टैंक हमारे बॉर्डर के अंदर थे और हमारी सेना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर, मात्र 500 मीटर की दूरी पर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, एक बच्चा दौड़ करके 500 मीटर चला जाएगा। और हमारे देश की सरकार ने आदेश तक नहीं दिया सेना को कि उसे क्या करना है। यह सारी चीजें अब चोरी पकड़ी गई है। तो देशभक्ति जो है ना, भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्ति दिखाती थी, वह देशभक्ति उसकी टूट गई। अब ऐसे में सरकार संकट में आ गई है। बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि अब इसको लेकर के बहस छिड़ गई है, पूरे देश में बहस छिड़ गई है और इनकी देशभक्ति लोगों के सामने आ गई है। ऐसे में सरकार बैकफुट पे है। दोनों मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, एक हिंदुत्व और दूसरा देशभक्ति, शंकराचार्य ने हिंदुत्व के मुद्दे को धराशाह कर दिया और जनरल नरवणे की किताब ने सरकार के देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। अब इसको लेकर के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए। अब स्पीकर ओम बिरला ने जो पतली गली का रास्ता अपनाया और पतली गली से निकलने का किया और कांग्रेस पर आरोप मर दिया, कांग्रेस हमलावर है और इसका सवाल पूछ रही है, आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, जांच के आदेश क्यों नहीं दे रहे, कौन है वह शख्स बताइए आप। तो यह चीजें ओम बिरला भी फंस गए। अब जब फंस गए तो चंद्रबाबू नायडू इस सरकार की सारी चीजें देख रहे हैं और जब सब देख रहे हैं और सरकार के वजह से उनका आंध्रा में वोट बैंक खसक रहा है, वोट बैंक खसक रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू इनसे अब दूरी बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से बातचीत चालू है, मैं नहीं जानता, आधिकारिक सूचना इसकी नहीं है, लेकिन यह चर्चा बहुत पहले से है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बयान दिया था कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की बात होती है। लेकिन पिछले दिनों यह भी खबर चली थी कि चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात की थी और कही थी कि 1 फरवरी को बजट के दिन 1,50,000 करोड़ रुपए का बजट अगर आंध्रा को नहीं मिला तो हम समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर होंगे। शायद इसलिए चंद्रबाबू नायडू आकर्षित होंगे और या जेफरी एप्स्टीन फाइल में सरकार फंस रही है इसलिए होंगे कि छवि पर बात आएगी, या अमेरिकी डील की वजह से किसान उनसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि सी फूड्स मछुआरे पहले से ही उनसे नाराज है, मुस्लिम वर्ग भी उनसे नाराज है। यह सारी चीजें जो है गई सरकार को बैकफुट पर ला करके कर रही है और इंडिया गठबंधन अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की एक बड़ी तैयारी कर रहा है। इसे अगर अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन ला दिया तो मोदी के विदाई की तैयारी जो यह बहुत बड़ी एक तैयारी हो जाएगी अविश्वास प्रस्ताव लाने से, मोदी के विदाई की, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और इंडिया गठबंधन की बैठक लगातार हो रही है, ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल हुई, 200 प्लस सांसदों की बैठक थी। अब जो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से दूरी बना रही थी, वही ममता बनर्जी अब लगातार इंडिया गठबंधन को एकजुट और नीतीश को लाने की कोशिश में लगी हुई है। उधर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को लाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में। बाकी जो भी होगा खबरें मैं आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। लेकिन मैं आप दर्शकों से यह कहना चाहूंगा कि एक ये चीजें मैं आप दर्शकों को पहले बता दो कि जो इस वक्त परिस्थितियां देश की हैं वह इस सरकार के लिए बहुत बड़ी संकट है और ऐसे अगर सरकार चली गई तो फिर सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी का आज पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी फिर कभी सत्ता में नहीं आएगी। 100 साल मेहनत करने के बाद आरएसएस ने इस हद तक पहुंचाया था और अब नरेंद्र मोदी ने चंद दिनों में सब मिट्टी पलीत कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि बेटा लायक हो तो घर को बना देता है, नालायक हो तो घर को बर्बाद कर देता है। अब क्या है मैं नहीं जानता, वो फैसला आप कीजिएगा। लेकिन इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टिप्ड इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा।